अमूमन कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। धीरे धीरे समय बदला और लोगों की सोच बदली और आज लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाल नौकायन के खिलाड़ी कैप्टन राजेश चौधरी जी, जो बिहार बंटवारे के बाद पहले अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए और विभिन्न प्रकार के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, कांस्य पदक विजेता रहे हैं और सुनते हैं इनकी कहानी इनकी जुबानी। राजेश जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। स्पेशल थैंक टू डॉक्टर रोशन और केवी स्टूडियो जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ आने का, और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर रोशन क्योंकि हमारे ग्रामीण भी हैं। सर, मैं यह जानना चाहूँगी कि आर्मी में आपकी नियुक्ति कब हुई? आर्मी में मैं 1992 में ज्वाइन किया था जी। और उसके बाद कंटिन्यू फिर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग से ही स्पोर्ट्स में लगा जी। तो आर्मी में रहते हुए खेल के प्रति आकर्षण, तो इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली इंडिया में बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के लिए, वो इंडियन आर्मी। जी। और इंडियन आर्मी में जो भी लड़के जाते हैं सिलेक्ट होकर, उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है अपनी हुनर दिखाने का, अपनी पोटेंशियल को और बेहतर ढंग से पहुँचने का, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज बाय हर स्पोर्ट्स चलता रहता है और उसी में मैं भी शामिल हो गया। और फिर पहले तो बहुत ही स्मॉल प्लेटफॉर्म पे इंटर कंपनी बटालियंस जो होते हैं चल रहे थे और फिर आपका आगे बढ़ते चले गए। तो सर, पाल नौकायन जैसे महंगे खेल को चुनने का क्या रीज़न था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आप कर सकते हैं, काफ़ी महंगा और यूनिक है। एग्जैक्टली, काफ़ी एक्सपेंसिव तो है ही और काफ़ी टेक्निकल भी है, क्योंकि हवा को पढ़ना, पानी को पढ़ना। जी जी। और मैं पहले स्विमिंग किया और क्रॉस कंट्री किए और वहीं से फिर वाटर स्पोर्ट्स भी एंट्री की, रोइंग, कैकिंग, ये सब भी हुआ और साथ में सेलिंग भी हुआ करता था वहीं पे। और मुझे इसकी ये बोर्ड देख करके उसमें जो प्लेयर खेलते थे उनकी हर पोस्चर, हर मूवमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव, अच्छा लगा। तो और उस समय मैं एज ए सोल्जर ज्वाइन किया था, तो उस समय जो लो रैंक है उनके लिए स्पोर्ट्स हुआ नहीं था और ये ओनली ऑफिसर्स और बड़े बड़े जो काफ़ी एलीट टाइप स्पोर्ट्स वो गोल्ड और ये सब था। तो मुझे मेरी इंटरेस्ट देख कर उन्होंने कभी, और मैं कैकिंग और रोइंग करता था तो पानी में तो मैं एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन बाहर में हम सेपरेट थे। तो एक प्लेयर एक दिन नहीं आया तो उन्होंने मुझे बोर्ड ऐसे करके ले गए थे और उन्होंने मेरी इंटरेस्ट तो था ही, पहले तो विजुलाइज करते रहते थे, वो ऐसे चलते, वो ऐसे करना, ऐसे करना। और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ सेलिंग के, याटिंग के जो प्लेयर लोग थे। उसके बाद हम मेंबर बन गए, उन लोगों ने मेंबर बना लिया और फिर वही लोग फी भी जमा कर दिए और फिर वहाँ से स्टार्टअप। और होते क्या है कि आपकी संगत, आपके जो माहौल इज वेरी इम्पोर्टेंट, वहाँ से स्टार्टअप हुआ और फिर मैंने पीछे मुड़ के लिया और फिर वहीं से चलती गई। क्लब फिर जीते, फिर उसके बाद स्टेट्स हुए, फिर नेशनल चैम्पियन, वो भी मेडल जीत गए गोल्ड। मैं कंटिन्यू 1996 से लेकर के 2011 तक नेशनल चैम्पियन। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन होता था, अच्छे अच्छे सेलर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर होते थे और फिर इंटरनेशनल में जाने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम मैंने खेला था 2000 में
इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से। जी और मेडल मिल जाने के बाद क्या होता है कि मोटिवेशन और ज़्यादा सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल सब काफ़ी प्रोफाइल हो गया और अच्छा लगता। जी। तो सर आप आर्मी में थे और साथ में ये नौका पलायन का काम भी था, तो दोनों को बैलेंस करके कैसे चलते थे? एक्चुअली होते क्या थे कि जो आप अगर आप एक बैरियर तोड़ दी, जी जो एक जो होते हैं मेरे जो बैरियर है कि आपको ड्यूटी करना है या आपको किसी प्रोफेशन में आप मतलब किसी एक चीज़ को आप जी तो आर्मी में इसलिए पहले भी बोला था कि आर्मी बहुत ही बेहतरीन जगह है अपने आप को हुनर को प्रूव करने का। तो हमें बिल्कुल आर्मी से हमें कोई वो नहीं रहा कि हमें ड्यूटी करना है, हम ओनली स्पोर्ट्स ही करते जी हैं, ओनली स्पोर्ट्स। और हमारे पीछे पूरी टीम रहती थी, जी हमारा डाइटिशियन होते थे, हमारे फिजियो होते थे। मैं 2004 एथेंस ओलंपिक से पहले सिडनी में मेरी इंजरी हो गई, शोल्डर काफ़ी इंजर्ड हो गए थे। और उसके बाद मैं 6 महीने तक डॉक्टर बोला कि आप कहीं भाग नहीं ले सकते, जी लेकिन उन्होंने हमें फिजियो डॉक्टर सब लगे रहे हमारे और हमें 3 महीने में तैयार कर दिया। और इनफैक्ट हमने 2004 दिसंबर में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। तो पूरी टीम वर्क होता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत जी। है। पूरी हमें पूरी सपोर्ट मिला, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, खेल मंत्रालय है, भारतीय सेना है, सब ने फुल सपोर्ट किया। जी जैसा कि सर आपने बताया कि आप गांव में तैराकी करते थे, तो गांव से एशियाड कांस्य पदक विजेता बने आप, तो ये सफ़र कैसा रहा, कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए गांव जो था मेरा वो एक इमोशंस जो हमारा जो जज्बा है जी वो आपको मदर प्लेस से ही मिलता है। जी आप किसी भी लेवल पे जाइए, आपकी सोचने की तरीका, आपका काम करने की तरीका, जो बेसिक जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा बेगूसराय तो जज्बात में तो बहुत अव्वल दर्जे का है, जोश काफ़ी बड़े हुए यूथ के अंदर। तो यहाँ से हमें शुरुआत था और वहाँ पे गए तो हमें जो बेहतर चीज़ है वो मिलता गया और जज्बा था ही, तो आगे बढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन गांव का रोल बहुत बड़ा था, यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर कि सब ने मोटिवेट करते थे जी और चलता गया। कभी फर्क नहीं पड़ा कि मैं यूरोप में भी रहता था तो मुझे लगता था मैं गांव से ही मैं जुड़ा हुआ। बिल्कुल होना भी चाहिए, अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए, तभी आप उसी की वजह से आप आगे आए हैं। सर ये बताइए कि आपको भारत सरकार के द्वारा विशेष सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया, तो इस अनुभव के बारे में बताएं। जब मैं ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था एथेंस ओलंपिक के लिए, तो फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप में जब गोल्ड जीता तो लोग बोले थे कि काफ़ी इंजर्ड हो गया था सिडनी में जी। तो जब मैं गोल्ड जीता तो काफ़ी फिर रिफॉर्म दोबारा स्टार्टअप हो गया। तो उस पर हमें अब्दुल कलाम जी, क्योंकि सेना के तीनों सेना के अध्यक्ष थे, हमारे महामहिम के राष्ट्रपति थे, तो हमारा इधर से रिकमेंडेशन गया फेडरेशन की तरफ से, तो हमें इमीडिएट उसी से 26 जनवरी को हमें विशिष्ट सेवा मेडल मिल गया, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पहला नेशनल और डिफेंस साइड से बहुत बड़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है, जो बहुत ही सीनियर अफसर लोगों को मिलते हैं जो काफ़ी बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनके, और हमें मिल गया था तो हमें तो उसकी उस समय तो पता नहीं था कि इसकी क्या वैल्यूएशन होता है, लेकिन बाद में लोग हमें काफ़ी BSN तो अच्छा लगता था। तो उसके बाद फिर अर्जुन अवार्ड मिला, वो थोड़ा मेहनत के बाद, लेकिन पहले हमें नेशनल अवार्ड और BSN मिला। तो सर बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, तो इसमें परिवार वालों की प्रतिक्रिया, समाज वालों की, गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कई चीज़ ऐसे होते हैं जो गांव में लोगों को पता नहीं चलता है जी। कि आप क्या हासिल किया है और आप क्या हो, लेकिन उनकी चाहे वो हम कोई नेशनल लेवल मेडल जीतते थे, नेशनल चैंपियन भी जीतते थे, तो उनको बहुत बड़ा लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चाहे वो अर्जुन अवार्ड भी जीते तो
मीडिया और इन लोगों से अगर आ जाता है फोटो और तो उनको लगता है कुछ किया है इसने। जी। तो लेकिन बड़ा जीतूँ या छोटा जीतूँ जीतता था। गांव और हमारे समाज का, बेगूसराय का, बिहार का हमेशा हमेशा एक इतना जोश भरा प्यार मिलता था कि और एनर्जी बढ़ जाती थी कुछ आगे करने जी। और हमेशा लोगों से प्यार, हम बहुत खुश नसीब हैं कि मतलब हमेशा लोगों से प्यार मिलता है। बेसिकली बेगूसराय और हमारे ग्रामीण क्षेत्र से सब बहुत ही अच्छे ढंग से हमें देखते थे जी। सर, आपका ये इंटरव्यू है वो हमारे युवा और छात्र के लिए, वैसे छात्र युवाओं के लिए जो पाल नौकायन में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करेगी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पाल नौकायन में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या होना, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, पाल नौकायन उस जगह पे होता है जहाँ पे पानी हो जी। और वो पानी ऐसा जिसके पानी में डेप्थ। और बिहार में हमने कई जगह पे सर्वे भी किया। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे घास बहुत है पानी के अंदर, कहीं पे काफ़ी करंट है जी। लेकिन सैलो भी है साथ साथ कि मतलब कहीं गड्ढा है तो कहीं पे बहुत ऊंचा है। ऐसे जगहों पे थोड़ा परेशानी की चीज़ है, ड्रिजिंग करो, काफ़ी चीज़ है। पाल नौकायन के साथ साथ और भी कई इवेंट है वाटर स्पोर्ट्स के, जैसे काइकिंग, कैनोइंग है, रोइंग है जी। इसमें उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है जितना पाल नौकायन है। जैसे मैं इंडिविजुअल इवेंट करता हूँ पाल नौकायन का, ओलंपिक क्लास इवेंट है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक बोट की कीमत 18 लाख समथिंग है और साथ साथ इसकी और एसेसरीज जो आते हैं वो साल में 5 to 6 सेट हमें चेंज करने पड़ते हैं टॉप कंपटीशन करते। तो मिनिमम एक प्लेयर का जो इंटरनेशनल के लिए तैयारी करता है तो मिनिमम आपको 50 का बजट लेके चलना पड़ता है कि आपको इतना एक साल में कोचिंग 50 लाख तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। जहाँ तक सवाल है कि मेरा मानना है खुद का ये जो सफ़र है इसमें यूथ को 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आपके अंदर पैसेंस, धैर्य होना चाहिए। जो भी कर रहे के लिए धैर्य रखिए। लोग घबराहट बहुत जल्दी, अब तो मैं यहाँ देखता हूँ कि कहीं लाइन भी लगना है तो सारे इकट्ठे हो जाते। मैं अभी गाड़ी से आ रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक का था तो जितने बाइकर्स थे वो सब आगे आ गए। तो ज़्यादा वो है, एग्रेशन है कि फर्स्ट पहले में, लेकिन पहले आने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है। जब हमारी बारी आएगी देन विल गो, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। तो आप कुछ भी कीजिए, पूरे जो हमारे यूथ हैं, न्यू जनरेशन है, कुछ भी कीजिए, आप पैसेंस रखें और पैसेंस रखेंगे तो और अपनी स्किल को बिल्ड कीजिए। हम वो करते क्या हैं, हम लोगों को हमारे डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर बॉम, हम 4-5 लोग इंडिया के टॉप एथलीट थे, वो सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स। हम लोगों को साइकोलॉजी में यही बताते थे कि हम परफॉर्मेंस की स्ट्रीम पे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हम उसका रिजल्ट निर्धारित नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि हम पहले हम रिजल्ट बना लेते हैं कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो बहुत ऐसे करके भी लोग सक्सेस होते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत परसेंटेज होते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी स्किल पे फोकस करें और हमें पैसेंस रखें तो 99% आप सक्सेस होंगे। तो हमें यूथ को अलग अलग प्रोफेशन में लोग हैं, एजुकेशन में हैं, स्पोर्ट्स में हैं और कई चीज़ें, पॉलिटिक्स में भी लोग आते हैं, बहुत अलग हैं। सक्सेस वही होते हैं जिनके अंदर पैसेंस और स्किल कंटिन्यू अपने आप को आप कितना प्रूव कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। जी सर, राजेश, जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, वैसे जो गरीब बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा क्या कोई ऐसी मुहिम है या फिर कुछ ऐसा जो उनको मदद मिल सके? ये बिल्कुल है। अभी तो गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। कोरोना के चलते थोड़ा सा रुकावट है, अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में अब स्पोर्ट्स सेंटर खोलने का है। काफ़ी प्लेयर को ग्रामीण क्षेत्र से कलेक्ट किया जाएगा
उनके स्कूलों से, और उनको फिर सेंट्रलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स में होता है कि देखने में लड़के अच्छे होते हैं और फिजिकल भी अच्छा होता है। हर एक स्पोर्ट्स की हमारी इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, मेंटली फिटनेस, पूरा गेम मेंटली है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन सा प्लेयर, कौन सा एथलीट किस स्पोर्ट्स के लिए सूट कर रहा है। क्या तीरंदाजी के लिए सूट कर रहा है, शूटिंग के लिए सूट कर रहा है, नौकायन के लिए सूट कर रहा है, क्रॉस कंट्री के लिए सूट कर रहा है, किस मसल इसकी मस्कुलर्स किस स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल है, और ये सोचता कैसे है। दैट इज विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी अगर निगेटिव सोच लेते हैं। आजकल मैं एक सिलेक्शन में था, सिलेक्ट किया लड़कों को और उनको जॉब मिल गया, अच्छा प्लेयर, अच्छी मूवमेंट, एवरीथिंग इज गुड, सुपर डुपर, लेकिन जैसे ही जॉब मिला परफॉर्मेंस और सेटिस्फाई हो गया। तो स्पोर्ट्स में सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक आप यूनिफॉर्म टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हो, खेल रहे हैं, कंटिन्यू आपको वर्कआउट करना है, और एक इवेंट खत्म होते हैं दूसरे की तैयारी चालू होती है। सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप सेलिब्रेशन मोड में आ गए, आपको एंजॉय करने के मोड में आ गए, तो आपको नेक्स्ट पे नहीं पहुँचेंगे। तो एक के बाद एक सीढ़ी की तरह कि आप टॉप फ्लोर पे जाना है तो कंटिन्यू आ गए, तो बस खेलते जाना है, खेलते जाना है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप कभी कम से कम जनरल फिटनेस कीजिए। आज के डेट में बहुत कम लड़के हैं। अच्छा, कोई मैं देखता हूँ, ग्रामीण प्रवेश से हूँ, कोई अगर रनिंग करने ग्राउंड में जा रहा है तो लोग पूछेगा पुलिस तो भर्ती हो। कल्चर का देखिए आप, जो हम सोशल इन्वायरमेंट क्या कॉन्सेप्ट आता है। यूरोप में रहता हूँ, यूरोप में जब रहता था, जब खेलने जाते थे, कई महीने रहते थे, वहाँ पे रोड पे आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, कभी भी जब लोग फ्री होते थे जॉगिंग स्टार्ट। ऑफिस में काम करने कई लोग 80 किलोमीटर ड्राइव करके जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं। उनको हाफ एन आवर बीच में लंच ब्रेक मिला, वो कुछ लंच थोड़ा सा खाएंगे और फिर जॉगिंग के लिए आएंगे। तो वो वहाँ का कल्चर है, जिसके चलते उनको वहाँ का नॉर्मल जो लोग हैं वो, और हमारे यहाँ का एथलीट, उनकी फिटनेस बराबर होती है। तो हमारा ये कल्चर बिल्ड करना है कि हम उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें जिस लायक है उस जगह तक भी पहुँचेंगे। दूसरा है कि हेल्थ हमारा इम्प्रूवमेंट रहेगा, लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी देखिए आप, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो फिटनेस पे ध्यान देना है। अभी तो बहुत अच्छा है, इंडिया का योगा है, तो हमें यूथ को योग भी करना है, जनरल फिटनेस भी रखना है, और पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी है, अगर आप अच्छे एथलीट हैं तो आपको अफसर नहीं बनाएगा कुछ भी, किसी लोअर थर्ड ग्रेड मैक्सिमम कुछ ओलंपिक में मेडल लिए, एशियाड में मेडल लिए, तो आपको क्लास 2 अफसर बनाएगा। तो आपको पढ़ना जरूरी है। पढ़ेंगे, जैसे मैं जवान में भर्ती हुआ, कैप्टन तक बना दिया, तो आपको वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो पढ़ना भी है, हर चीज़ करना है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बिल्ड करे। तो गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम जो भी आया है बहुत ही अच्छा है। हर जगह स्टेडियम बनेगा, हर जगह पे, हर स्कूल में जो भी पोटेंशियल, जो अपने आप में चाहते हैं कि हमें कुछ एक दिन जनगण मन बजाना है, नेशनल एंथम बनना चाहिए, तो उनके लिए ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। बस इधर एक है कि मतलब हमें अपनी लीग से हटना नहीं। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। आज क्या बहन की शादी है, आज क्या तो वो हो गया, आज क्या वो, कई चीज़ साथ साथ चलते रहते हैं। वो है, वो हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है। उसको आप ऐसे नॉर्मल भी लाइफ में रहते हैं तभी वो होता है। तो आप एक मिशन के साथ चल रहे हैं, तो इन सबको चलने दीजिए, और ये आपको और मजबूत करेगा। मैं 2002 एशियन गेम्स में मेडल रेस में था, और सडनली थोड़ा सा मुझे डर लग गया कि अगर मैं इसमें मेडल नहीं जीता तो जो सैलरी मिलता है उसको खा भी लेता हूँ, अब तो खर्चा
खर्चे हो जाते हैं। मेरी बहन सारी कैसे हो गई, थोड़ा सा निगेटिविटी आ गया जी। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं लास्ट में गोल्ड से ब्रोंज पे आ गया। एक छोटी सी सिनक दिमाग के अंदर एक छोटी सी लकीर अगर आ गया डर का, तो परफॉर्मेंस ऐसे आता है, चट करके नीचे आता है जी। तो हाई और रिस्क तो नहीं है, हम बोल सकते हैं। और जितनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं प्लेयर, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल। कहीं से फ़ोन आएगा, कहीं से अरे इस बार को आपको तो मेडल जीतना ही जीतना है, आपकी परफॉर्मेंस तो अभी तो लास्ट 1 महीने से आप तो इस लेवल पे चल रहे हैं। मीन्स पूरी दुनिया की उम्मीद बन जाती है। उम्मीद बन जाता है, एक्सपेक्टेशन और इतनी हाई हो जाता है जी। उतना हमारा खुद का नहीं होता जो परफॉर्म करता है उसका। तो लोगों का वो डर बिठाने लगता है, तो उसी डर से आगे निकलना है, उस डर को अवॉइड करते हैं जैसे तो। जी। और अब यूथ के लिए भी यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डर नहीं आने दें, आगे बढ़ते रहें और विजन बनाएं, गोल बनाएं। बिना गोल के लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती। गोल बनाएं कि मुझे कहाँ क्या करना है, किस अपनी टाइम बार लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, ये अपनी तो और उसको रिवाइज करते रहें। जिस तरह हम लोग स्कूल में पढ़ते वक्त करते थे, उस तरह रिवाइज करते रहें कि मैं अपनी टारगेट को अचीव के कितना नज़दीक ऑब्जर्व करें। खुद सेल्फ कोचिंग, सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर कुछ नहीं। बिल्कुल, कहाँ क्या कमी है वो जी, हम अपने आप को सबसे बेहतर जान सकते हैं। हमारे अंदर हमारा कहाँ नी में पेन है, नेक में पेन है, वो सामने नहीं जान सकते, इवन डॉक्टर भी नहीं जान सकते। दैट इज द थिंग। जी। राजेश जी, ये बताइए कि बिहार में बाल नौकायन का क्या भविष्य है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। हम तो सारे स्पोर्ट्स को बारे में बोल सकता हूँ। 2-3 चीज़ होते हैं कि मार्केटिंग, स्पोर्ट्स में भी मार्केटिंग जी। जिसकी मार्केटिंग है वो निकलेगा, जो दिखता है वो दिखता है। तो यॉटिंग कल्चर नहीं है यहाँ, इंडिया का कल्चर ही नहीं। ये इंडिया में भी जो वेस्टर्न अपना बॉम्बे है, गोवा है, कुछ हैदराबाद में है, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और पानी एबिलिटी है और लोग थोड़ा इंटरेस्टेड है कि थोड़ा यूनिक अलग ढंग से कर सकते। तो वहाँ पे है। बिहार में एनसीसी में करवाया जाता है। मैं बिहार में पटना में कई बार आया हूँ, कुछ बच्चों को टिप्स वगैरह दिए। एनसीसी में होती है हर जगह पे। करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। स्टार्टअप गवर्नमेंट अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर कॉरपोरेट है। यहाँ पे मैंने अंजनी जी थे आज से बहुत दिन पहले, 20 साल पहले रिफाइनरी के GM थे, उनसे भी मैंने जाकर बात किया था कि रिफाइनरी का एक जो वाटर टैंक है रिफाइनरी आउट ऑफ साइड में, तो वहाँ पे हम सोचे थे कि वहाँ पे हम चारों तरफ से मॉडर्नाइजेशन करके रिफाइनरी मदद करें और वहाँ पे स्टॉल भी होगा, लोगों को पिकनिक स्पॉट भी बनेगा, वहाँ पे एक क्लब बनेगा, वहाँ पे बोट रूट को जुड़ा इकट्ठा करके वहाँ पे स्टार्टअप किया जाएगा। लेकिन उस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं था। हम प्रपोजल दिए थे, कुछ दिन प्रोसेसिंग में रहा, फिर उसके बाद वो यहाँ तो हर चीज़ के पीछे पड़ने पड़ते हैं। और मुझे भी आइडिया आया था, आइडिया हमने परोसा और फिर मुझे अपनी कैरियर, मुझे जो मेरा गोल था हमें वो पूरा करना था, तो फिर हम निकल गए। किया जा सकता है कहीं भी। यहाँ पे बेगूसराय में कांवर झील है जी, बिल्कुल जी, वहाँ पे हो सकती है। इनफैक्ट गंगा में हो सकता है। तो क्या इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं क्या? योजनाएं देखिए, प्रपोजल जितने भी हैं वो बनाए जाते हैं और लिए जाते हैं जी। आपके लिए पर्टिकुलर कोई आप मुझे अभी तक नहीं दिखा है कि कोई पर्टिकुलर नहीं ये फंड आपको दिया जाएगा, ऐसा होता नहीं। उसके लिए हमें हमारे यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो यहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं, वो लोग चाहेंगे उसके बाद स्टार्टअप किया जाता है। कॉर्पोरेट है, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, ये लोग अपनी भले हम ओलंपिक लेवल तक ना जाएं, लेकिन कम से कम इस सोसाइटी को एक डिफरेंट चीज़ दे सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकता, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। देखिए, बिहार के लोग मुझे बहुत जगह मिलते हैं और काफ़ी टॉप लेवल पे मिलते हैं। और मैं टर्की इस्तांबुल में था,
एक झाजी मुझे मिले मधुबनी के, वहाँ पे एम्बेसी में थे, जी IFS गए थे। तो हर जगह पे लोग US में मिलते हैं मुझे, वहीं पे बसे हुए। तो बिहार के लोग तो हर जगह पे, वो इसलिए हैं क्योंकि उनको इस जगह से निकले हैं और उनके अंदर अभी भी वही जोश है, बिल्कुल वही जोश है। और दूसरे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडिया में बिहार के जो टॉप पे हैं बहुत जेनरेटिव, बहुत ही उत्साहित, आपको मिल करके बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। उसी सेम वो केवल उनके पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, वो यहाँ के हर यूथ के पास है वो जज्बा। तो उस जज्बा में कमी नहीं है यहाँ पे है कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म हमारे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारा जहाँ तक सहयोग होगा हम भी करेंगे, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा होगा। जी यहाँ वैसे युवाओं को देखा गया है कि एक जो लक्ष्य होना चाहिए वो नहीं है। हम ये भी कर रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं, कुछ अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये भी कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लूँगा। तो ये चीज़ बच्चों में काफ़ी देखा गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए अभी एक जो नया एजुकेशन सिस्टम भी आया है जी, ये इस चीज़ के लिए बहुत मदद करेगा। आप मल्टी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अभी पहले क्या होता था कि एक ही चीज़ करना है तो दूसरा नहीं करेगा। साइंस का स्टूडेंट आर्ट वाला मेडिकल में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अब ये थोड़ा सुधार हुआ है दूसरे कंट्री की तरह, डेवलप कंट्री की तरह। एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, हमारे पानी की डोज है, एनर्जी बहुत हाई है, जिसके चलते हम सोचते बहुत फास्ट हैं। हम शुरू में आपको बोला था पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पे मैं वही देखता हूँ कि पेशेंस की थोड़ी कमी है। पेशेंस बनाना, पेशेंस के लिए पेरेंट्स की बहुत रोल होता है। और हमारे पेरेंट्स अगर हमें बचपन से ही सिखाएं कि हमें सफलता कैसे पाया जाता है, और हम प्राय क्या करते हैं कि हम जो ड्रीम बनाए हैं या हमने जो देखा, जो हमने हासिल नहीं किया, वो अपने बच्चों पे उसी तरह से चाहते हैं कि ये वो पूरा कर दे। हमें उससे अलग हटके करना पड़ेगा। हम अपने बच्चों में, हमें अपने यूथ में ये देखना है कि हम सबसे बेहतर कहाँ पे, बेहतर जो है उसमें ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ना है। लेकिन जो मेरा वीक है, जो वीक पॉइंट है, उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। हमें अगर हमें दूसरा भी मेरा एक मित्र था, उसने साइकिल का दुकान खोला टेगड़ा बाजार में। 1 साल के बाद उसके आजू बाजू 2-3 साइकिल की दुकान खोले। वो भी कौन खोले? उसी के जो मित्र जो थे, वो दूसरा चीज भी कर सकते थे, लेकिन अब 3-4 सब साइकिल दुकान बंद हो गई। मेन है कि हमें विजन करना है, विजुलाइज करना है कि हमें हमारी स्कोप कहाँ पे है, और हमें उसकी तैयारी ज़्यादा करना है। और वो करेंगे तो ऑब्वियसली हर जगह पे लोग सफल होंगे। देखिए, पढ़ाई सबसे बेस्ट चीज़ है। स्पोर्ट्स में 1000 प्लेयर में एक कोई पोडियम पे जाता है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, स्किल डेवलपमेंट ऐसा चीज़ है कि हर आदमी को कुछ न कुछ हमें जीने का तरीका देता रहेगा। तो पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, नया एजुकेशन सिस्टम भी आया है, और लोगों को यह है कि पैसेंस रखें और अपने आप को समझें कि हमें किस फील्ड में मजबूत हैं, हम उसको और मजबूत करें। जी, वैसे बच्चे जो तो खेल हार जीत का ही सफर है एक तरह का। वैसे बच्चे जो हार जाते हैं, उनकी मनोदशा एक मतलब नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। तो वैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप हार जाते हैं तो हमारा जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो बोलते थे, हारते थे तो हम शुरू क्या करते थे, दूसरे पे ब्लेम करते। शुरू हमारी जोश तो यही था, तो हम दूसरे को ब्लेम करते थे। उसने हमारी ये कर दिया इसलिए हमारी, वो बोलते थे ना, हम हारे या हम जीते तो मैं जीता, हारे तो उसके चलते हार गए, ये कभी नहीं हो सकता। हारे हैं तो हमारी एक डिसीजन में चलते हारे, जीते भी तो हम अपनी डिसीजन चलते जीते। हाँ, सहयोग सबका होता है, सहयोग सबका होता है, लेकिन जो फ्रंट लेवल पे जो लड़ रहा है, जो फ्रंट लेवल पे कर रहा है, उसकी प्रेजेंट ऑफ माइंड, उसकी मोमेंटम, उसकी फिटनेस, उसकी A to Z सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम हारते हैं तो हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। हमें उससे हम किस किस चीज़ में हम
लैक ऑफ थे, हम कहाँ कहाँ पे हमसे गलती हुई, हमें उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। जी। हार करके अगर आप, तो वास्तविक में आप हार गए, हार करके हमें जीतना है। और जब जो लोग हारते हैं, हमने बहुत बार हारा है, अब बहुत जीतते जीतते हार गए। जो हम आपको बताया था, एक छोटी सी लकीर, एक छोटा सा डर, हार हमें और मजबूत करता है, हमें और अगर सही मायने में हम हार को समझे तो हार से कभी भी डिमोरलाइज नहीं होते। हार से तो हमें और सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता कहाँ क्या कमी रहेगी। है। और हर आदमी हारते हैं, कोई सक्सेसर ऐसा नहीं है जो हारता नहीं है, बिल्कुल सब हारते हैं और हार के ही और आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, ये तो थी युवाओं के लिए, दुनिया के लिए, जो भी है। मैं क्या जानना चाहूँगी कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आप इंस्पायरेशन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाल नौकायन को लेके क्या माहौल है? वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पहले तो लोगों को पता नहीं था कि पाल नौकायन होता क्या है। जब उन्होंने टीवी पे देखा, सब काफ़ी, अभी सबको पता है कि पाल नौकायन, वो पहले हम लोग पर्दा वाला बोट, जी, तो वैसा ही है। एक्चुअली हमारा गांव बहुत छोटा है, वो एरिया बहुत छोटा है, काफ़ी कंजेस्टेड है। जी, आएगा नहीं तो बाढ़ आएगा, नहीं तो पानी नहीं रहेगा, सूखा पड़ जाएगा। जी, तो ये खेल बिल्कुल पानी के ऊपर आधारित है, वो भी स्टिल वाटर होना चाहिए, लगातार पानी रहना चाहिए वहाँ पे। हमने अभी एक प्रपोजल रोड बना रहे हैं कि हमारा एक गाँव में हरिहर चरण भारती जी का दुलारपुर मठ है, जी, उनके भी कुछ पानी का स्रोत है, बारिश का पानी आगे इकट्ठा होता है। एरिया छोटा है, लेकिन छोटे स्तर पे ही ट्राई किया जाएगा। तो एक प्रपोजल है कि हम उसको बिल्ड करें, वहाँ पे स्टार्टअप करें, लेकिन वो कंपटीशन के लिए नहीं होगा, लेकिन लोगों को जानने के लिए होगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसे करके हम जा सकते हैं। मीन्स उससे बच्चे सीखना, जिसको सीखना कहते हैं, चलना स्टार्ट करना। जी जी, बिल्कुल, नर्सरी टाइप। तो वो प्लान है कि वो वहाँ पे चालू किया जाए। हमने एक दो जगह इसके बारे में चर्चा भी किया है, और वो भी तैयार है। जो दुलारपुर मठ के जो महंत हैं प्रणब भारती, वो भी तैयार है। अब टाइम और रिसोर्सेज जैसे दोनों मिलेगा, विल स्टार्ट। चलिए, बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। केवी स्टूडियो में सर आके आपको कैसा लगा? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हमारे बेगूसराय में इस तरह का मैं पहली बार देखा। ऐसे तो कई स्टूडियो में होते रहते हैं, बेगूसराय के अंदर स्टूडियो है और काफ़ी एक्टिव है। और मैं केवी स्टूडियो और जितने भी यहाँ पे लोग हैं और दर्शक हैं केवी स्टूडियो के, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं। अभी नया साल भी आने वाला है, उसका भी पहले दे देते हैं। और हम जब भी आएंगे बेगूसराय तो फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आप सबको। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।